हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करेंगे सूत्रकालीन सामाजिक जीवन के बारे में। दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञान देने की या फिर अपने विचारों को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, बात ऐसा है कि मैं जितना भी कंटेंट आप तक देता हूँ ये बहुत ही शोध विचार करने के बाद ही मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बहुत सारे बुक को देखने के बाद जो अच्छे राइटर्स होते हैं उसके राइटिंग को या तो कहीं कॉपी करता हूँ या कहिए आपकी मैं आप पढ़ के या फिर समझ के आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो ठीक है, आपको लगता है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, अपनी टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज उत्तर वैदिक काल के समय जो है समान इस समय में भी जो उत्तर वैदिक काल के समय में जो समाज प्रथा थी सेम टू सेम जो है सूत्र काल में भी यही था। संयुक्त परिवार थी। सबसे वरिष्ठ विवाहित सदस्य परिवार का स्वामी होता था। जो विवाहित सदस्य होते थे वो स्वामी होता था और पिता भी घर के प्रमुख होते थे। पारिवारिक सदस्यों की पारस्परिक संबंध प्रेम पूर्वक हुआ करते थे। कन्याओं की अपेक्षा पुत्र का महत्व अधिक था। गृह सूत्र में पिता के पुत्रों तथा परिवारों के अन्य सदस्यों के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, इस बात पर बल दिया गया है कि वह सभी सदस्यों का ख्याल रखें और रखने का प्रयास कर स्वयं भोजन ग्रहण करें। यहाँ इस लाइन का मतलब होता है कि यदि जो परिवार के सदस्य होते हैं उसका दायित्व होता है कि परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करे। उसकी देखभाल में उस समय जो है भोजन, कपड़ा, आवास आता था, उनको भी दें और स्वयं भी लें। इस तरह की पद्धति वहाँ चली आती थी। पिता जो है ये इसके बारे में जो है पिता की सम्मान पूर्वक स्थिति का उल्लेख इस धर्म सूत्रों में मिलता है। मतलब काफ़ी सम्मानजनक पद पे होते थे पिता। सूत्रकाल तक आते आते वर्ण के पारस्परिक विभेद काफ़ी बढ़ गई। प्रथम 3 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। एक साथ मिलकर द्विज कहा जाता था। ये तीनों धर्म जो मिलते थे तो द्विज कहलाता था और इन्हें क्षुद्रों से अलग माने जाने लगा। ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा अत्यधिक हो गई थी। उन्हें विधिक प्रकार के करों तथा दंडों से मुक्त घोषित कर दिया गया था। यानी उनको किसी भी तरह का कर नहीं भुगतान करना पड़ता था। किसी भी तरह की समस्याएं ब्राह्मणों को कम होती थी। प्रशासन में पुरोहित का प्रभाव बहुत बढ़ गया था तथा उसे राजा से भी अधिक ऊंचा दर्जा मिला था। गौतम के अनुसार अन्य सभी वर्णों यानी गौतम के अनुसार यदि मैं बात करूं तो राजा अन्य सभी वर्णों का शासक होता था, किंतु वह ब्राह्मण वर्ग का शासक नहीं होता था। आपत्यंब ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय के श्रेष्ठतर बताया है। यदि एक बुक है जिसका नाम थोड़ा अजीब सा है और एक महान हस्ती था जिसका नाम था आपस्तंब। इन्होंने बताया है कि यदि 10 साल का क्षत्रिय है कोई तो 1 साल का ब्राह्मण, और यदि 100 साल का ब्राह्मण है क्षत्रिय है तो 10 साल का जो ब्राह्मण उससे श्रेष्ठ होगा। ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान यापन और प्रतिकृत था, किंतु विषम परिस्थितियों में वह अन्य वर्णों की कृति को भी अपना सकते थे। जैसे राजन्य क्षत्रिय वर्ग का प्रमुख कर्तव्य युद्ध का शासन करना था। दोनों वर्णों के बीच सामंजस्य बनाने के लिए सूत्रकारों ने यह घोषणा की थी कि राजा तथा पुरोहित दोनों मिलकर ही संसार में धर्म की रक्षा करते हैं। समाज में तीसरा जो स्थान था ये वैश्यों का था, जो मुख्यतः कृषि, पशुपालन, वाणिज्य के द्वारा अपना निर्वाह करते थे। इनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति धीरे धीरे क्षुद्रों के निकट आती जा रही थी। समाज में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उदय हुआ था। चंडाल अस्पृश्य माने जाने लगे थे, जो कि नगर के बाहर निकट रहते थे और वहाँ नहीं आते थे। समाज में ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई थी। दोस्तों, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों को अलग अलग स्पष्ट निर्देश दिया गया था और विभिन्न लोगों के अधिकार भी अलग अलग हुआ करते थे। वशिष्ठ उन्हें शमशान के समान अपवित्र बताते थे। जो छोटे दर्जे के लोग होते थे उन्हें मंत्र उच्चारण की आज्ञा नहीं थी। उन्हें किसी भी तरह की उच्च वर्गीय खुशियों में शामिल होने की भी आज्ञा नहीं दी थी। उनका एकमात्र कार्य था दूसरों की सेवा करना।
उनका निर्वहन करना। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं था तथा वे कुछ संपत्ति कमाते भी थे तो उनको वर्णों कहते हैं ना के उपयोग के लिए खर्च करनी पड़ती थी। उपयुक्त 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां होती जैसे अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि तथा अभिवर्ध, अनुलोप तथा प्रतिलोप विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। ये जो अनुलोप और प्रतिलोप यानी 2 तरह की शादियाँ होती थी ना, इन शादियों के वजह से कई सारे धर्म की उत्पत्ति हो गई थी। पनिनी ने 2 प्रकार के क्षुद्र का उल्लेख मिलता है। एक है निर्वसित यानी नगर के बाहर रहने वाला और दूसरा था अनिर्वसित यानी नगर के सीमा के अंदर रहने वाले। यहाँ 2 तरह के क्षुद्र होते थे। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के साथ साथ व्यक्ति की जीवन को नियमित करने के उद्देश्य से आश्रय व्यवस्था का भी विधान किया गया था। आश्रम व्यवस्था 4 तरह के होते थे: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। आश्रय व्यवस्था का उद्देश्य प्रकृति एवं निवृत्ति के आदर्शों को संवयन करना होता है। एक्चुअल में इसका उद्देश्य ही है कि जीवन की वास्तविक सच्चाई को परखना, जानना कि हर उम्र की अलग दायित्व होती है, उस दायित्व का निर्वहन करना। जैसे कि मेरी मान लेते हैं कि एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। 25-25 वर्ष की आयु प्रत्येक आश्रय को निर्धारित की गई है। दोस्तों, सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा जो है वैदिक काल की अपेक्षा हीन तथा परिवार में उनका सम्मानित स्थान नहीं था। विवाह के 8 प्रकार थे, जैसे ब्राह्मण, फिर दैव्य, उसके बाद अर्ष, प्रजापत्य, फिर गंधर्व, आसुर, राक्षस और पैचास का उल्लेख है। ये 8 प्रकार के जो विवाह होते थे इनका उल्लेख किया गया था। बहुविवाह का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार माना जाता था। विवाह का पवित्र बंधन माना जाता था। विवाह को वशिष्ठ धर्मसूत्र कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पूर्ण विवाह पर विधान भी रखता था। इसमें स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोध इन 2 शब्दों से मिलता है। पहला, स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बाल्यकाल में पिता उसकी रक्षा करते हैं, यौवन काल में जो है उसकी रक्षा पति करते हैं और वृद्ध काल में पुत्र करते हैं। परंतु सूत्रकारों का जो नारी के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित स्मृतिकारों की अपेक्षा अधिक उदार थी और समय के अनुसार ये स्त्री की जो सोच थी और समाज में जो थी वो बदलने लगी थी। स्त्रियों की दृष्टिकोण में जो सही था वो उनको मिलने लगा था। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कन्या को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह यौवन अवस्था प्राप्त करने पर यदि उसका पिता विवाह नहीं करता तो 3 माह की प्रतीक्षा करने के पश्चात वो अपना स्वयमेव विवाह कर सकती है। इतनी आज़ादी थी दोस्तों कि यदि उसके यौवन हो जाने, यौवन मतलब यहाँ यौवन का अर्थ स्पष्ट नहीं है, या तो मैं यौवन का अर्थ यौवन मतलब कैसे पता चला कन्या को 3 माह के भीतर, यानी कि उसको मेंस आ जाता है, यही बात समझा जाएगा। और यदि आ जाता है तो 3 माह के भीतर यदि उसकी शादी नहीं उसके पिता करते हैं और यदि लड़की चाहती है शादी करना तो वह कर सकती थी, पर ऐसा अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो सामाजिक जीवन से संबंधित थी। मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे कंटेंट की कमी बहुत लोगों की कमी को व्यक्त करने लगेगी। फिलहाल प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे आगे जाने में मदद करो कि मैं जीवन में भी मैं थोड़ी तो आगे बढ़ूँ यार, प्लीज़।